हेलो। कैसे हो बेटा? आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ इस महामारी के दौर में सभी अपने घरों में ठीक ठाक से होंगे। तो कल जो हमने शुरू किया था सेकंड अध्याय, विश्व की जनसंख्या। तो मैंने कल आपको जनसंख्या वितरण के बारे में बताया था कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है, जबकि कई जगह ऐसी हैं क्षेत्रफल सैकड़ों किलोमीटर तक है परंतु लोग नहीं हैं। आज वो क्या कारण है जिससे अधिक से अधिक लोगों का जमाव एक सेंटर पे हो जाता है और कुछ क्षेत्र बिल्कुल जनसंख्या विहीन रह जाते हैं, यानी जनसंख्या वहां पर आती ही नहीं है। आज सबसे पहले बीच में हम एक पॉइंट छोड़ के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, उसका रूप बदल जाता है और तीनों सेट में ये किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करेंगे। इसका सबसे पहला हेडिंग है भूगोलिक कारक। भूगोलिक कारक से हमारा तात्पर्य है वे कारक जो सीधे प्राकृतिक रूप से हमको प्रभावित करते हैं। भूगोलिक कारक से हमारा तात्पर्य कौन से हैं? जो सीधे प्राकृतिक रूप से हमारे को उपलब्ध होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जल की उपलब्धता। जल जीवन का आधार है, जल के बगैर हम नहीं रह सकते। जल हमें दो तरह से प्रभावित करता है। एक तो जो हमारी दैनिक जीवन की जितने भी प्रक्रियाएं हैं, खाना, नहाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, इन सब के लिए तो हमें जल चाहिए ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्रत्यक्ष यानी सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पानी पर ही निर्भर करती है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे हमारे उद्योग धंधे रहे हों। ये सभी कारक ऐसे हैं, कहीं ना कहीं इनको पानी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में मनुष्य ने उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा बसने को प्राथमिकता दी जहाँ पर नदियाँ आसानी से उनको जल प्राप्त हो रहा था नदियों से। तो यही कारण है कि विश्व की अधिकतर सभ्यताएं नदी घाटियों में पनपी हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा भू आकृति। जैसा कि आप जानते हो, पर्वत, पठार, मैदान इस पृथ्वी पर फैले हुए हैं, परंतु हम दैनिक क्रियाएं जो करते हैं उसमें समतल मैदानी भाग हमें पर्वत और पठारों की अपेक्षा ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी भागों में हम अपनी भी जितनी भी क्रियाएं हैं, खास तौर पे आर्थिक उत्पादन की क्रियाएं, उनको आसानी से कर सकते हैं। और इसमें भी वही बात आ जाती है कि सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर लैंड, जो हमें मैदानी भागों में ही पाई जाती हैं। अब एग्रीकल्चर के साथ अगर हम इंडस्ट्रीज को जोड़ दें, वो भी परिवहन और संचार के साधनों पर निर्भर करती है, और परिवहन और संचार के साधन आपको आसानी से मैदानी भागों में ही विकसित किए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व की जो अधिकतर जनसंख्या है वो मैदानी भागों में है, पर्वतीय और पठारी भाग हमारे जनसंख्या से खाली पड़े हैं। तीसरी बात आ जाती है हमारी जलवायु। आप अपने आप से ही अंदाज़ा लगाइए, आप कैसी जलवायु में रहना पसंद करते हो? ना बहुत ज़्यादा ठंड में और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में। अगर ये दोनों जलवायु हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हमारे शारीरिक तंत्र को तो प्रभावित करती ही करती है। इसके अलावा हमारी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी सीधे सीधे प्रभावित होती है। यही कारण है कि मनुष्य सम जलवायु में रहना पसंद करता है। सम जलवायु कौन सी होती है? जहाँ ना तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा तापमान घटता है। जब हम विश्व के मानचित्र पर जनसंख्या का वितरण देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन भागों में सम जलवायु पाई गई है वहाँ जनसंख्या का जमावड़ा लगा हुआ है, जबकि विषम परिस्थितियाँ, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, कड़ाके की ठंड पड़ती हो, वहाँ जनसंख्या विहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। चौथा है हमारा मृदा। मृदा सीधे सीधे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती, परंतु सबसे बड़ा रोल मृदा का है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का आधार खाद्यान्न है, पेट भरना है। और वो पेट भरने के लिए खाद्यान्न उसको कहाँ से मिलते हैं? कृषि से। और कृषि कहाँ होगी? जहाँ पर उत्तम प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, विश्व में जहाँ जहाँ जलोढ़ मृदाएं पाई गई हैं वहाँ वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। भारत को अगर आप ध्यान से देखोगे, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जलोढ़ मृदाओं के कारण अत्यधिक विकसित क्षेत्र बन गए हैं। सेकंड हम बात करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक हैं जो हमारे लिए
पैसे के मामले में, आर्थिक गतिविधियों के करने में हमारे सबसे बड़ा रोल करते हैं। सबसे पहला इसमें है खनिज। कई स्थान आपको पृथ्वी पर ऐसे मिलेंगे जो ना तो हमारे लिए मैदान उपलब्ध कराते हैं, ना हमारे लिए जलवायु अच्छी है, परंतु उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिजों के विशाल भंडार लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचते हैं। चाहे वे चिल्ली की खाने हों, चाहे हमारे भारत का ही देखिए छोटा नागपुर पठार विषम परिस्थितियों का, चाहे वो धरातलीय परिस्थितियां हों, चाहे जलवायु परिस्थितियां हों, वहाँ अनुकूल नहीं हैं, परंतु लो और कोयला भंडारों के भरपूर वहाँ पर जब संचय पाए गए हैं तो लोगों ने इस क्षेत्र की तरफ रुख कर लिया है। आपके भारत का सबसे बड़ा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर पठार में स्थापित होने का प्रमुख कारण ही इस क्षेत्र में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज थे। दूसरा हम बात करते हैं नगरीकरण। गांव से लोग नगरों में किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए। तो जिन भागों में नगर धीरे धीरे एक दिन में नहीं डेवलप होते, बल्कि धीरे धीरे कोई गांव नगर में तब्दील हो जाता है, और जब वो नगर में तब्दील हो जाता है तो सबसे बड़ी बात होती है वहाँ सुख सुविधाओं का ये कह लीजिए अभाव नहीं रहता, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे परिवहन की। तो लोग गांव से नगरों की तरफ इसीलिए ज़्यादा रुख कर लेते हैं, वहाँ बेहतर सुविधाओं के। यही कारण है कि विश्व के जितने भी बड़े महानगर हैं, पहले वे छोटे नगर थे, परंतु उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को इतनी तेजी से आकर्षित किया कि धीरे धीरे वे नगर महानगर और महानगर से सन्नगर बनते चले गए। तीसरा है औद्योगिकरण। जब आप देखते हैं किसी भी कारण से किसी क्षेत्र में उद्योग विकसित हो जाता है, वो उद्योग उस क्षेत्र का आर्थिक विकास तो करता ही करता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराता है, और उस रोजगार के लिए लोग उस क्षेत्र की तरफ खींचे चले आते हैं। चाहे आप वो लंदन के अंदर औद्योगिक क्रांति देखिए, लंदन के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी 1700 में, उसका मेन कारण, लंदन की पॉपुलेशन बढ़ने का कारण भी क्या था? उस क्षेत्र में उद्योगों का विकास। यही आप भारत के मुंबई और कलकत्ता जैसे क्षेत्र को देखिए, इन लोगों में अंग्रेजों ने जो उद्योग लगाए थे, ये उद्योग आज भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने का दम रखते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर खींचे चले आते हैं। थैंक यू।